गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग जो है नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम के फिजियोलॉजी के बारे में। तो जैसा कि नाम है नर्वस सिस्टम, कभी आप लोग इससे नर्वस मत हो जाइएगा कि नर्वस सिस्टम का मतलब कोई नर्वस होने का सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं है। नर्वस सिस्टम एक्चुअली कंबाइंड रूप से पूरे तंत्रिका तंत्र को, हमारे शरीर में हमारी जो भी संवेदनाएं हैं, जैसे कि गर्मी, ठंडा, दुख या कोई भी जो एक्टिविटी हमारी हो रही है, हाथ पैर चलाना, आंखें झपकाना, बोलना, ये सब किसी न किसी तरीके से तंत्रिका तंत्र के अधीन ही चलती है। पूरे शरीर में न्यूरॉन्स, जैसे मैंने बात की थी कि ब्लड वेसल्स को हम लोग हिंदी में खून की नलियाँ कहते हैं, तो जो हिंदी में नस कहा जाता है वो एक्चुअली न्यूरॉन्स को कहा जाता है। लेकिन शब्द का अंतर इस तरीके से हुआ कि नस का अर्थ लोग खून की नलियों को समझने लगे, जो कि एक्चुअली में ब्लड वेसल्स हैं। और नस अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो न्यूरॉन्स जो होती हैं उनको नस कहा जाता है। न्यूरॉन्स हमारे तंत्रिका तंत्र की तार हैं, कह लीजिए वायर हैं। एक वायर एक न्यूरॉन, ऐसे लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स हैं हमारे पूरे शरीर में, उनका जाल है पूरा। समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि अगर हमारे शरीर में जितने न्यूरॉन्स हैं उनको अगर कंबाइंड, लंबाई में नहीं, उनको सिर्फ एक के ऊपर एक ऐसे रखा जाए न्यूरॉन्स को, नॉट इन देयर लेंथ, ओनली इन देयर विड्थ, उनकी चौड़ाई के हिसाब से केवल रखा जाए, तो जितने न्यूरॉन्स हमारे शरीर में हैं उनको अगर ऐसा रखा जाए तो हमारे इंडिया से इंग्लैंड तक चले जाएंगे वो। इतने न्यूरॉन्स हैं हमारे शरीर में, आप सोच भी नहीं सकते। आपकी हर एक एक्टिविटी, चलना फिरना, बोलना, खाना, पलके झपकाना, सांस लेना, हृदय का चलना, ये सब कुछ तंत्रिका तंत्र के अधीन चल रहा है। और इस पूरे नर्वस सिस्टम का, तंत्रिका तंत्र का जो मास्टर है वो हमारा ब्रेन है। ब्रेन के अलग अलग कंपार्टमेंट्स अलग अलग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, और वो कंट्रोल इन्हीं न्यूरॉन्स के द्वारा करते हैं। तो अगर हम नर्वस सिस्टम में कहें कि नर्वस सिस्टम एक पूरा सिस्टम है, तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेन आएंगे, कौन कौन से टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट होगा और कौन कौन से सेल्स होंगे। तो सेल, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सिस्टम का सबसे बेसिक यूनिट है। जैसे अगर मकान का सबसे छोटा इकाई हम कहें कि क्या है, तो आप बताएंगे कि ईंट है सर। ऐसे ही अगर सड़क की सबसे छोटी इकाई कही जाए तो कंकड़ है। एज यूजुअली अगर हम कहें कि इस शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सेल है। तो वैसे ही नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई की अगर बात की जाए तो न्यूरॉन सेल्स हैं। न्यूरॉन अपने आप में एक सेल होती है, तो सबसे छोटी इकाई जो है वो न्यूरॉन है। अब बहुत सारे न्यूरॉन्स जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो एक पूरा सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अंग की अगर बात की जाए तो ब्रेन जो है एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके साथ ही साथ हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी एक अंग ही है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ही आता है।
और इसके अलावा हमारे शरीर में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हैं, जिन्हें हम अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो अभी आज जो है नर्वस सिस्टम की शुरुआत करते हुए हम लोग मोटे तौर पे ये देखेंगे कि ये पूरा नर्वस सिस्टम किन किन चीज़ों से इन्वॉल्व होके बना है। ठीक है। अभी हम आपको एक पिक्चर दिखाएंगे जिससे आपको थोड़ा क्लियर होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलके बना है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलके बनता है। तो ये आप लोग देखिए, एक पिक्चर है। देख पाएंगे जैसा कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये हमारा ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है जो रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच होकर नीचे तक जाता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कंबाइंड रूप से हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसे कि हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाएगा। अब अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो दो तरीके के न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में वर्क करते हैं। एक तो सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं जो हमारे शरीर के बाह्य अंगों से संवेदना को ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं। इसीलिए लेके, चूँकि संवेदनाओं को लेके आने का कार्य करते हैं ये ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक, इसीलिए ए से आना और ए से एफरेंट, याद रखिएगा आप लोग। जो भी सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं उनको एफरेंट न्यूरॉन कहा जाता है, क्योंकि संवेदनाओं को लेके आने का कार्य करती हैं ये ब्रेन तक। इसमें अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से हमारी देखने की सेंसरी ऑर्गन आँख, हियरिंग का सेंसरी ऑर्गन कान, सूंघने का स्मेल और स्वाद का टेस्ट, ये सेंसेस हैं। इन पे भी सेंसरी रिसेप्टर लगे होते हैं, न्यूरॉन्स इनसे अटैच्ड होती हैं और वो ब्रेन तक इन अंगों के माध्यम से संवेदनाएं लेके जाती हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर में अगर इंटरनल इन्वायरमेंट की बात की जाए तो हमारे शरीर के अंदर कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, केमिकल रिसेप्टर्स, बैरो रिसेप्टर्स होते हैं और ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। ये शरीर के इंटरनल इन्वायरमेंट को सेंस करके ब्रेन तक संवेदना पहुंचाते हैं, ताकि ब्रेन मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जरूरी परिवर्तन लाके शरीर के अंदरूनी तंत्रिका, अंदरूनी परिस्थितिकी को मेंटेन करके रख पाए, होम्योस्टैसिस को मेंटेन करके रखे। इधर अगर देखेंगे आप तो ये मोटर न्यूरॉन्स हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है कि संवेदना को लेके आता है और मोटर न्यूरॉन ब्रेन से संवेदना के हिसाब से जो एक्शन होना चाहिए वो एक्शन कराने का कार्य करता है मोटर न्यूरॉन। इसमें भी मोटर न्यूरॉन्स में भी दो तरीके के होते हैं, सोमैटिक ऑर्गन्स होती हैं और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होती है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर वो नसें आती हैं, न्यूरॉन्स आती हैं जो स्केलेटल मसल को सप्लाई करती हैं। इनको ऐच्छिक अंग या ऐच्छिक मांसपेशियाँ भी कहा जाता है स्केलेटल मसल को, क्योंकि जब आप चाहते हैं तो इन्हें घुमाते हैं, जब आप चाहते हैं तो इन्हें फैलाते हैं, माने आपकी इच्छा के अनुसार ये इनमें परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए इन्हें ऐच्छिक मांसपेशी भी कहा जाता है, सोमैटिक ऑर्गन्स भी कहा जाता है। और इसको सप्लाई करने वाली जो मोटर न्यूरॉन होती है उसको सोमैटिक न्यूरॉन्स या सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इसी के साथ साथ
हमारे शरीर में कुछ ऑटोनॉमिक ऑर्गेन्स होते हैं जिनको कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा सप्लाई मिलती है। ऑटोनॉमिक ऑर्गेन्स कौन कौन होते हैं? हमारी हृदय की मांसपेशियाँ, हमारी स्मूथ मसल जैसे सांस की नली, खाने की नली और हमारे ग्लैंड्स जो ग्रंथियां हैं, ये हमारे कंट्रोल से नहीं चलती हैं, इन पे कंट्रोल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का होता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स इनको कंट्रोल करते हैं। अब मैंने जैसे पहले बताया था आपको, इसमें भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का 2 डिवीजन होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आप देखेंगे यहाँ और सिंपैथेटिक डिवीज़न और पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न। अभी मैं इसे डिटेल बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ से आँखों से एक शेर को देखा, तो आपकी आँखों ने शेर को देखा। शेर को देखने के बाद ये सेंसरी रिसेप्टर के थ्रू जो सेंसरी न्यूरॉन होगी, इसको ये मैसेज देगा कि बाघ दिख रहा है। अब जैसे ही बाघ देखेंगे, ये न्यूरॉन्स एक्टिवेट होकर ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएंगी। ब्रेन जैसा पहले बाघ से रिलेटेड अपने दिमाग में जो भी पहले से रखा होगा डाटा, मान लीजिए बाघ को अगर आपके दिमाग ने हिंसक मान रखा है और आपकी जान के लिए खतरा मान रखा है, तो ये ब्रेन जो है आपके मोटर न्यूरॉन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आपकी कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ये जल्दी जल्दी चलने लगेंगी। आप इससे क्या होगा, आपकी धड़कन बढ़ जाएगी। स्मूथ मसल की एक्टिविटी को बढ़ा देगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स। उससे क्या होगा, आपकी सांस की रफ्तार बढ़ जाएगी, आपकी आंतों के जो गति है वो बढ़ जाएंगी, आपकी ग्लैंड्स स्रावित होने लगेंगी, जिससे आपको लैट्रिन, पेशाब ये सब लग जाएगा, हाँफ हो जाएगा, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो अगर आपकी आँख ने बाघ को देखा और ये मैसेज इसने ब्रेन तक पहुंचाया और दिमाग ने ऐसा पहले से मान रखा है कि बाघ जो है हमारे लिए खतरनाक है, तो ये मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू सिंपैथेटिक डिवीजन को एक्टिवेट करेगा। साथ ही साथ सोमैटिक नर्वस सिस्टम को भी आप एक्टिवेट करिएगा और अपनी ऐच्छिक मांसपेशियों का प्रयोग करते हुए आप दौड़ लगाइएगा। स्केलेटल मसल्स का प्रयोग करते हुए आप दौड़ने की कोशिश कीजिएगा, भागने की कोशिश कीजिएगा। अब सेम सिचुएशन है। अब मान लीजिए आपके आँखों ने, साइट्स ने देखा कि बाघ है, लेकिन आपका पूर्व अनुभव दिमाग में जो डाटा संचित है वो ये है कि बाघ हमारा मित्र है। तो उस सिचुएशन में ये सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज तो लेके जाएंगे ब्रेन तक कि भाई इन हमारे शरीर ने के नज़दीक एक बाघ है, लेकिन चूंकि ब्रेन का डाटा पहले से क्या है कि बाघ से कोई खतरा नहीं है, तो ये मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन को स्टिमुलेट करेगा। और उससे क्या होगा, जो कार्डियक मसल की एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, स्मूथ मसल की एक्टिविटी कम हो जाएगी, ग्लैंड्स का सिक्रीशन कम हो जाएगा, तो आपका धड़कन नॉर्मल रहेगा, सांस नहीं फूलेगा, लैट्रिन पेशाब नहीं लगेगा, ये सब चीज़ें होंगी। और स्केलेटल मसल आपका दौड़ लगाने के लिए प्रयास नहीं करेगा। अब ऐसे ही साइट में अगर हम देखें कि कोई मनोरंजक पिक्चर चल रही हो जिससे आपको आनंद आए, या कोई कॉमेडी मूवी चल रही हो, तो आपकी आंखों ने कॉमेडी मूवी देखा, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन तक मैसेज गया, ब्रेन भी आनंद में अनुभूति कर रहा, तो मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज देगा कि तुम लोग पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन को स्टिमुलेट करो। नतीजा, आप आराम की स्थिति में रहेंगे। मैंने आपको ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पहले बहुत बार पढ़ाया है, इसी शेर के उदाहरण से, कि शेर को देख के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है और जब हम आराम की स्थिति में होते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये सारा कुछ हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये जो
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा है, इसको हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि यही सेंट्रल है, यही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। जबकि सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, इनको कंबाइंड रूप से हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और इस तरीके से जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है या सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये भी हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट हुआ एक तरीके से। तो मेरे जो समझाने का मुख्य मकसद था वो आप समझ गए होंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मुख्य रूप से दो पार्ट में हमने बांट दिया। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आ जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगी, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स आ जाएंगे, और उसी के अंतर्गत सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन आ जाता है। तो ये सब के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे आगे। अब अगर बात की जाए न्यूरॉन्स की, जो कि सबसे बेसिक यूनिट है, मतलब सबसे छोटी इकाई है तंत्रिका तंत्र की, उसे न्यूरॉन्स कहा जाता है। तो एक न्यूरॉन की टिपिकल बनावट कैसी होती है उसकी अगर हम बात करें तो प्रत्येक न्यूरॉन में जो है एक सेल बॉडी होती है और उसके प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें कि एक एक्सॉन होता है और बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं। पिक्चर आप देखें, आपको समझ में आएगा। ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एक टिपिकल न्यूरॉन सेल है। न्यूरॉन सेल में ये सेल बॉडी है, ये उसका न्यूक्लियस है। ये जो इसमें से प्रवर्ध निकल रहे हैं बाहर की तरफ, इसे डेंड्राइट्स कहा जाता है। और ये जो इसका लंबा हिस्सा है, इसे हम लोग एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन जहाँ जाके ये डिवीज़न हो रहा है इसका, इसे टर्मिनल बाउटन्स कहते हैं। ये एक्सॉन के ऊपर माइलिन की शीथ चढ़ी होती है और इनमें स्वान सेल्स के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जहाँ जहाँ माइलिन शीथ कंडेंस होके बीच में खाली जगह छोड़ दी है, इसे नोड्स ऑफ रैनबियर कहा जाता है। ये एक माइलिनेटेड न्यूरॉन का पिक्चर है, जबकि ये एक नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन का पिक्चर। इसमें और इसमें अंतर इतना ही है कि इसके ऊपर माइलिन शीथ कंटिन्यूअस रहती है और इसके ऊपर माइलिन शीथ जो है, जहाँ जहाँ नोड्स ऑफ रेनबियर होता है वहाँ वहाँ हल्की होती है, वहाँ नहीं होती है। तो एक जो नर्व कोशिका है उसको हम न्यूरॉन कहेंगे, जबकि इनके बंडल्स को, अगर बहुत सारे एक्सॉन्स का बंडल ऐसे रखा जाए 50-100 को, तो उसको हम लोग नर्व कहते हैं कंबाइंड रूप से। इन न्यूरॉन्स को, इनका फर्दर डिवीजन नहीं किया जा सकता है और इन्हें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज बहुत ज़रूरी रूप से चाहिए। जैसा कि और सेल्स में होता है कि ऑक्सीजन नहीं है तो वो ग्लूकोज के लिए नॉन ऑक्सीजनेशन का पाथ चुन लेते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स के साथ ऐसा नहीं। न्यूरॉन्स केवल और केवल ग्लूकोज से ही अपनी ऊर्जा बना पाते हैं। ये न्यूरॉन सेल्स जो होती हैं, ये फैट सेल या प्रोटीन सेल से अपनी ऊर्जा नहीं बना सकती हैं, केवल ग्लूकोज से अपनी ऊर्जा बनाती हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होगी तो सबसे पहले अफेक्ट हमारा न्यूरॉन सेल होगा, ये तुरंत न्यूट्रल होने लगेगा।
अब न्यूरॉन्स के अगर गुणों की बात की जाए तो न्यूरॉन्स का जो गुण होता है, एक जो इसके गुण होता है इरिटेबिलिटी और दूसरा गुण होता है कंडक्टिविटी। इरिटेबिलिटी होता है कि मतलब नर्व में अगर थोड़ी सी भी कोई संवेदना आप देंगे तो वो इरिटेट हो जाएगा तुरंत, और उस संवेदना को आगे ट्रांसफर करेगा, जिसको हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। तो ये गुण, दो गुण न्यूरॉन्स के अंदर विशेष करके पाई जाती हैं, तभी तो ये संवेदनाओं को महसूस कर पाता है और ट्रांसफर भी कर पाता है। जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी सेल बॉडी की, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कंबाइंड रूप से बहुत सारे सेल बॉडी को एक साथ मिला दिया जाता है, तो उसको न्यूक्लियाई कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। जबकि उसी सेल बॉडी को अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स के सापेक्ष में बात की जाएगी, तो वहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जब बहुत सारी सेल बॉडीज को आपस में मिला दिया जाएगा तो उनको नाम दिया जाएगा गैंग्लिया। तो इसलिए नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, ब्रेन में न्यूक्लियाई कहा जाता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया कहा जाता है। मेरे मुँह से अक्सर आपने सुना होगा कि जॉन्डिस के पेशेंट्स को मैं हमेशा बताता हूँ कि देखिए, अगर जॉन्डिस का लेवल 15 से ऊपर जाएगा तो ये आपके बच्चे के ब्रेन में दो न्यूक्लियाई से अटैच होगा। एक तो सुनने वाला जो न्यूक्लियाई है उससे अटैच होगा, और जो चलने वाला न्यूक्लियाई है उससे अटैच होकर उसको डैमेज करेगा। तो अब आप समझेंगे कि सुनने वाला न्यूक्लियाई मतलब जो कान से न्यूरॉन्स जा रही हैं और ब्रेन में जाकर जो उनका बंडल एक जगह जिस सेंटर पे इकट्ठा हो रहा है, तो वहाँ बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे। अब कई सारे न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी होगी वो एक साथ जहाँ पे मिलेगी उसे हम लोग ऑडिटरी न्यूक्लियाई कहते हैं, सुनने वाला न्यूक्लियाई कहा जाता है। इसी तरीके से जहाँ पे हमारे पैरों के जो स्केलेटल मसल्स के जो हमारे मांसपेशियों से जो न्यूरॉन्स जा रही हैं ब्रेन में, वो जहाँ एक साथ अटैच्ड होती हैं, एक साथ जहाँ मिलती हैं, उस पॉइंट को हम लोग मोटर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो बेसिकली जो सीरम बिलिरुबिन है वो मोटर न्यूक्लियाई और ऑडिटरी न्यूक्लियाई, इन्हीं दो न्यूक्लियाई को डैमेज करता है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियाई हमारे ब्रेन में हैं, मैंने एक सिर्फ उदाहरण के लिए आपको बताया। अगर ऐसे ही बहुत सारे न्यूरॉन्स हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर आके मिलते हैं तो उनको कंबाइंड जो उनकी सेल बॉडीज होती हैं उनको गैंग्लिया कहा जाता है। तो सेल बॉडी जो न्यूरॉन्स का सेल हो गया, उसमें एक्सॉन जो लंबी उसकी लंबा जो एक उसमें प्रवर्ध निकला होता है उसको एक्सॉन कहते हैं, और जो छोटे छोटे उसमें ऐसे सेल बॉडी में छोटे छोटे चारों तरफ प्रवर्ध निकले रहते हैं उनको डेंड्राइट कहा जाता है। यही बहुत सारे एक्सॉन जो हैं वो आपस में मिलके हमारे ब्रेन के अंदर ट्रैक्ट का निर्माण करते हैं। नर्व्स की अगर प्रकार की बात की जाए तो आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि नर्व मुख्यतः एक तो सेंसरी नर्व हो गया और एक मोटर नर्व हो गया, और कुछ मिक्स नर्व होते हैं। सेंसरी नर्व वो है जो संवेदना को, बाहरी या अंदरूनी संवेदना को ब्रेन तक ले जा रहा है, उसे सेंसरी न्यूरॉन्स कहेंगे हम। और जो ब्रेन के आदेश को हमारे मसल फाइबर तक या स्मूथ मसल या कार्डियक मसल के एंड तक लौटा के लेके आ रहा है कि क्या कार्य करना है, तो उन्हें हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। और कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो दोनों काम करते हैं, वो संवेदना ले भी जा सकते हैं और लेके आ भी सकते हैं।
पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा जब किसी नर्व का जो एंड होता है, एंड पॉइंट होता है किसी न्यूरॉन्स का, तो वो शरीर के अंदर और शरीर के बाहर अलग अलग संवेदनाओं और परिवर्तनों के लिए अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। इसके आधार पर उनके कुछ प्रकार बताए गए हैं, जैसे सोमैटिक या कॉमन सेंसरी न्यूरॉन्स। ये हमारे त्वचा में उत्पन्न रहती हैं, जैसे कि पेन रिसेप्टर जो कि सिर्फ दर्द से संबंधित संवेदना को लेके जाएगा। टच रिसेप्टर्स जो कि किसी तरीके के छुअन को महसूस करके ब्रेन को बताएगा। ऐसे ही हीट और कोल्ड के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में कुछ प्रोप्रियो रिसेप्टर्स सेंसेस होती हैं जो कि मसल और जॉइंट में उपस्थित होती हैं। हमारे शरीर का बैलेंस बनाने में मदद करती हैं, हमेशा हमारे बैलेंस के बारे में ब्रेन को बताती रहती हैं। इनको प्रोप्रियोसेप्टर्स कहा जाता है। इसी तरीके से हमारी आँख, नाक, कान, जीभ और ये हमारे स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स हैं, स्पेशल सेंसेस हैं, ये भी न्यूरॉन्स में ही आते हैं, नर्व्स के अंदर। और इसके अलावा ऑटोनॉमिक एफरेंट नर्व्स होती हैं जो कि हमारे अंदरूनी अंगों में, आंत में, सांस की नलियों में, ग्रंथियों में ये उपस्थित होती हैं, जैसे बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर। और ये हमारे शरीर के अंदर की जो अनैच्छिक गतिविधियाँ होती हैं उनके संचालन में मदद करती हैं। और साथ ही साथ जो अंदरूनी दर्द होता है उसकी संवेदना दिमाग तक पहुंचाती है। इन्हें हम लोग ऑटोनॉमिक एफरेंट नर्व्स कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व्स हैं, अलग अलग तरीके के प्रकार के नर्व्स हैं। अब दो न्यूरॉन्स का जो एक्सॉन होता है वो जहाँ जुड़ता है उसे हम एक नर्व का जो बॉडी होगा वो दूसरे नर्व के एक्सॉन से जुड़ता है। इस जुड़ने के पॉइंट को हम लोग सिनैप्सिस कहते हैं, नर्व सिनैप्सिस। कभी भी एक कोई ऐसा न्यूरॉन इतना लंबा नहीं है कि किसी संवेदना को ब्रेन तक लेके पहुंचा दे अकेले। अगर कोई संवेदना यहाँ से चली तो यहाँ से ब्रेन तक पहुँचने के लिए बीच में तमाम न्यूरॉन्स की जगह जगह ज्वाइंट होंगी, और ये जो ज्वाइंट होता है उसी को हम लोग सिनैप्सिस कहते हैं, जहाँ नर्व आपस में जुड़ती हैं, दो नसें। अगर सिनैप्सिस का पिक्चर आप देखना चाहें तो यहाँ देखें, ये एक न्यूरॉन है जिसकी ये सेल बॉडी है। इसके जो डेंड्राइट्स हैं ये आप देख पा रहे हैं, डेंड्राइट्स ये दूसरे न्यूरॉन्स के टर्मिनल एंडिंग्स हैं। इसमें सिनेप्टिक नॉब्स होती हैं। तो ये यहाँ पे सिनेप्टिक नॉब और डेंड्राइट्स आपस में, इसी का बड़ा पिक्चर आप यहाँ देखेंगे। ये आने वाली जो न्यूरॉन है इसके सिनेप्टिक नॉब्स हैं। ये किस तरीके से डेंड्राइट के साथ, यहाँ आप ध्यान दें, ये अटैच होती हैं। तो ये जो अटैचमेंट होता है इसी को हम लोग सिनैप्सिस कहते हैं। और यहीं पे संवेदनाओं का ट्रांसफ़र होता है। मान लीजिए ये जो संवेदना लेके आई है तो ये न्यूरॉन केमिकल के रूप में आगे रिलीज़ कर देगी इस एक्सॉन तक, और फिर ये एक्सॉन यहाँ से संवेदना को लेके आगे जाएगा, फिर वो अगले वाले को, ऐसे ये ट्रांसमिशन होते रहता है। तो इसी को सिनैप्सिस कहा जाता है। और
सिनेप्सिस वाली जगह पे, जो सिनेप्सिस जहाँ होता है वहाँ न्यूरोट्रांसमीटर्स कार्य करते हैं। आखिर जो भी संवेदना हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू, या कहें कि न्यूरॉन्स का जो समूह होता है जिसे हम नर्व कहते हैं, उसके द्वारा जब ब्रेन तक या ब्रेन से वापस लाया जा रहा है तो वो एक कोडिंग के रूप में होता है, और वो कोडिंग का ट्रांसमिशन दो नर्व के जॉइंट पे न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा ये संवेदना यहाँ से यहाँ जाती है। तो हमारे शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो नर्व सेल के द्वारा बनाए जाते हैं, और ये एक्सॉन के लंबाई की सीध में ट्रांसपोर्ट होते हैं। और जो सिनेप्टिक वेसिकल आपको दिखाया था मैंने, फिर से देखें आप, ये इस पिक्चर में ये जो सिनेप्टिक वेसिकल है यहीं पे ये स्टोर रहते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स पे स्टोर रहते हैं। ये सिनेप्टिक वेसिकल से दूसरे न्यूरॉन्स तक ट्रांसफ़र होते हैं। तो हमें न्यूरोट्रांसमीटर का जो एक्शन है उसका बृहत ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन को बढ़ा देती हैं, कुछ दवाइयाँ न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन को घटा देती हैं। तो इसीलिए इनका नॉलेज हम लोग लेंगे आगे चल के। नॉरएड्रेनालिन, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड जिसे हम लोग गाबा कहते हैं, एंड एसिटाइल कोलिन, ये कुछ नाम हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर का वर्क करते हैं। ऐसे ही डोपामिन, सेरोटोनिन, जिसे सेरोटोनिन को हम लोग 5-HT भी कहते हैं, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, इनकेफेलिन्स, एंडोर्फिन्स और सब्सटेंस पी, ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक शब्द आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जो मोटर न्यूरॉन्स हैं जो कि संवेदनाओं को ब्रेन से, जो ब्रेन का आदेश है उसको हमारे स्केलेटल मसल तक लेके आ रही है, तो उस मोटर न्यूरॉन का जो स्केलेटल मसल के साथ जो जुड़ाव होता है उसको हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ तक हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा। आगे अब हम लोग 5-6 लेक्चर नर्वस सिस्टम ही चलेगा। तो ये बेसिक एक आज हमने आपको आउटलाइन बताया, न्यूरॉन सेल्स कैसी होती हैं, उनके नर्व शीथ्स कैसे होते हैं, उनकी बॉडी, उनके एक्सॉन और डेंड्राइट, और सिनेप्सिस कैसे होती है, और सिनेप्टिक नॉब, और फिर न्यूरो ट्रांसमिशन कैसे होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या क्या होते हैं, ये सब हमने देखा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको कहा जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसको कहा जाता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गेन्स आते हैं, कौन कौन तरीके का टिश्यू आता है, कौन कौन सा सेल आता है, ये हमने आज पढ़ा। कल हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में कल से पढ़ना शुरू करेंगे। थोड़ा
टॉपिक लेंदी है, बट वी विल ट्राई टू मेंटेन इट एज नॉर्मल एज पॉसिबल, ताकि सबको समझ में आए। जितना इसे आसान बना के लिए चला जाए, ज़्यादा लेंदी बनाने की कोशिश नहीं की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।